विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में, ये जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन टफ ज़्यादा है, इसको बहुत ध्यान से देखना। देखो बेटा, फिगर से समझना है, फिगर ही बहुत ज़्यादा टफ है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, इतना तो सबको पता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम जो होता है हमारा कैसा है, -q से +q की तरफ होता है। क्या है, -q से +q की तरफ होता है। इसकी दिशा सबको याद होनी चाहिए, इसकी दिशा कैसी होती है, -q से +q की तरफ। इसमें थोड़ा भी फिगर टफ बनने वाला है, इसीलिए ज़्यादा इसको नहीं इधर उधर कर रहे हैं। ये डायरेक्शन तीर का निशान दिखा रहा है, ये किसकी दिशा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पी की। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, तुम लोग को बताया गया था। ये सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नंबर लाइन सिस्टम को फॉलो करती है। ठीक, अब देखो बेटा, इसमें तुम लोग को बताया जा रहा है कि जनरल स्थिति में, जनरल स्थिति क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई बिंदु यम है, जो यम बिंदु हो वो डाइपोल से थीटा डिग्री कोण पर स्थित है। जो यम बिंदु है वो किस स्थिति में है, डाइपोल से थीटा डिग्री कोण पर स्थित है। अब इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई कि यम बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो कि डाइपोल से थीटा डिग्री कोण पर स्थित है। डाइपोल पर थीटा डिग्री कोण पर स्थित है। अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बता रहे हैं कि जो P है हमारा डाइपोल, वो सदिश राशि है। इस सदिश राशि को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। अब इस चीज़ को हम फिगर से देखते हैं। इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक बना रहे हैं डाइपोल का। हमारा डाइपोल ऐसा है, इसका एक घटक हम इस तरह बना लिए। ये कौन सा घटक हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा कैसा बन रहा है, एक वर्टिकल है। दूसरा घटक इसका कैसे हो गया, एक इसका परपेंडिकुलर हो गया। थोड़ा और बढ़ा लो आगे, ये परपेंडिकुलर हो गया। मतलब अब तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ये फिगर की स्थिति थोड़ा ऐसी है कि दोनों लगभग लंबवत नहीं बन रहे हैं। तुम लोग बनाने की कोशिश करना, बन जाए तो अच्छी बात है। तो अब ऐसा दिखना चाहिए कि ये वाली रेखा इस रेखा पर कैसी लंब, थोड़ा हमारा और ऐसे होना चाहिए। चलो ठीक है, इतना कंसीडर करो कि ये थीटा, ये 90 - थीटा हो जाएगा। एंगल कितना हो गया, 90 - थीटा। तो अब हम जब थीटा डिग्री पर इस डाइपोल का, ये P जो जहाँ पे दर्शाया गया, इस डाइपोल का हम अगर प्रोजेक्शन लेते कितना हो जाएगा, P cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, P sin थीटा हो जाएगा। इतना तो तुम लोग को जानकारी हो ही गई हो कई बार सुनते सुनते। 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा, इसीलिए क्या हो गया, P sin थीटा, और ये क्या हो गया, P cos थीटा। अब हमको ये देखना बेटा कि जो P cos थीटा है, ये जो P cos थीटा वाला कंपोनेंट हमारा आया, P cos थीटा से यम बिंदु किस स्थिति में, तुम लोग को देखना चाहिए कि ये इसी लाइन के अनुदिश है। जिधर हमारा P cos थीटा कंपोनेंट आया उसी के अनुदिश क्या है, यम बिंदु, मतलब एक्सियल स्थिति में है। तो अब P cos थीटा के कारण बिंदु यम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अभी तक हम किसी आवेश के कारण निकालते थे, हम डाइपोल के कारण निकालेंगे, क्योंकि किसी बिंदु के कारण हमारा अच्छी निरक्षीय स्थिति में हमको फार्मूला आ गया है। अब इसको हम देखेंगे कि इस डाइपोल के किस स्थिति में बिंदु है। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है, इसकी क्या है, इसी के अक्ष के अनुदिश है। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसी के अक्ष के अनुदिश है, तो क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में हम इसका फार्मूला लिख लेंगे। तो P बिंदु के कारण, P cos थीटा, बिंदु P cos थीटा के कारण बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि बेटा तुम लोगों ने अभी भी बताया कि ये P cos थीटा के अनुदिश ही P पॉइंट M है। तो मतलब हम अच्छी स्थिति वाला फार्मूला लिखेंगे, तो P की वैल्यू क्या लिखी जाएगी,
अच्छी स्थिति में जो आए उसको आगे हम cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पी की वैल्यू लिखो, हमें याद होगी अच्छी स्थिति में फार्मूला कितना है, 1/4πε0 2p/r³ इंटू cos थीटा। ये एक इक्वेशन बन गया, क्लियर। अब दूसरा, p sin थीटा के कारण आगे वही चीज़ लिखी जाएगी, के कारण बिंदु m पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा। तो अब तुम लोग यहाँ पे आ जाओ फिगर में, ये देखो ये वाला ये क्या है, p sin थीटा वाला घटक है और इस घटक के बिंदु m की स्थिति देखो, ये बिंदु m क्या है, इसके अभिलंबवत दिख रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर ऐसे दिख रहा है, ये ऐसी स्थिति उसके लंबवत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, p sin थीटा के इक्वेटोरियल पोजीशन पर m है निरक्ष वाली स्थिति में, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला हो जाएगा, 1/4πε0। तुम्हारे निरक्षीय स्थिति में क्या आया था, p/r³। आगे क्या लिख लेंगे, साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमको दो चीज़ पता लग गया कि p cos थीटा के कारण m बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और p sin थीटा के कारण m बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्योंकि p sin थीटा के निरक्षीय स्थिति में है तो निरक्ष वाला फार्मूला लिखा 1/4πε0 p/r³ sin थीटा, और क्योंकि p cos थीटा के 1/4πε0 2p/r³ cos थीटा। इतनी तो बात क्लियर हो गई होगी। अब तुम लोग को एक चीज़ हमने अभी कल डायरेक्शन की बात बताई थी कि अच्छी स्थिति में जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, उस द्विध्रुव के अनुदिश होता है। तो इधर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक्सियल की पोजीशन हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी हमारी ई एक्सियल इधर हो जाएगी। अब जो इक्वेटोरियल वाली स्थिति होती है तो इसकी दिशा इधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है इसके अपोजिट आती है, इस दिशा में आएगी, इसके अपोजिट। तो इसकी हम यहाँ पे दर्शा ले रहे हैं, इसकी दिशा क्या हो गई, इसके विपरीत हो गई। अब हम यहाँ पे तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो, एक इसकी स्थिति हो गई ई इक्वेटोरियल, मतलब निरक्ष के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा इधर होगी और एक्सियल वाली दिशा इधर आएगी, वो इक्वेटोरियल हो गई। निरक्ष है और ये अक्ष है। अब इसका रिजल्टेंट हमको लेने पड़ेगा क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आएगी, एक्सियल के कारण और इक्वेटोरियल के कारण। अब निरक्ष के लिए हमको इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, तो हम समांतर चतुर्भुज को पूरा करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज पूरा हो जाएगा और इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण क्या बताएगा, विकर्ण रिजल्टेंट बताएगा, ER लिख दे रहा है, रिजल्टेंट। क्लियर हो रहा है इस चीज़ को। ये जो फिगर है हम यहाँ बना दे रहे हैं, तो देखो ये तुम लोगों का फिगर पॉइंट M है, ये पॉइंट M हो गया, क्लियर दिख रहा है। पॉइंट M पे तुम लोग को बताया गया एक्सियल स्टेट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई एक्सियल इसके अनुदिश, और जो इक्वेटोरियल के कारण आया ये क्या है, इसके विपरीत आ गया, इसको हम ई एक्सियल। लेकिन इस वाले फिगर को तुम लोग यहीं पे बनाना है, इसी फिगर में कंबाइन, ये समझने के लिए यहाँ बना दे रहे हैं। तो देखो दिख रहा होगा क्लियर, ये क्या हो गया, ई एक्सियल हो गया और ये इक्वेटोरियल हो गया। अब इन दोनों का हम ले रहे हैं रिजल्टेंट क्या होगा, तो सबसे पहले हमको क्या पूरा करना पड़ेगा, एक समांतर चतुर्भुज पूरा करना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज को पूरा करते हैं, समांतर चतुर्भुज को जो हमने पूरा कर लिया तो इसके विकर्ण से क्या प्रदर्शित होता है, इसका रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट ER हो गया। अब रिजल्टेंट हो गया ER। अब यही रिजल्टेंट होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल है, ये ई एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल, क्योंकि इसके भी होता। तो अब सबको समझ में आ रहा है ये दोनों भुजाएं संलग्न भुजाएं कैसी हैं, 90 डिग्री पर हैं। तो इसके लिए तुम लोगों ने 11th में जो फार्मूला पढ़ा था, तुम्हारा वेक्टर R² बराबर आया था A² + B² + 2AB cos थीटा समांतर चतुर्भुज वाले नियम में, और R बराबर क्या हो जाता है, √A² + B² + 2AB cos। अब यहाँ पे cos थीटा की जगह कितना लिखेंगे, थीटा 90, cos 90 क्या हो जाएगा, ये पूरा कंपोनेंट 0 हो गया। अब क्या आ गया, A² + B² √।
तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए अब ई आर की वैल्यू हम लेंगे तो इसमें आ जाएगा आर बराबर ई आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ई एक्जियल का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर। तो जो पहला और दूसरा इक्वेशन आया है इसी को हम इसमें उठा के रख देंगे, हमारा आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे तो तुम्हारा आया है ई रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा, अब थोड़ा और बचा ज़्यादा नहीं है, तो ई इक्वेटोरियल का मान का होल स्क्वायर प्लस ई एक्जियल के मान का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट में इक्वेटोरियल का मान आया था, तुम लोग देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r क्यूब एक जगह आया था, आगे क्या है कास थीटा और इसका होल स्क्वायर, और एक में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब तुम लोग देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कास थीटा आर क्यूब, तो लेकिन यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब इसमें कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और होल स्क्वायर है इसलिए वर्गमूल लिया गया बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब। अब बाहर आ गया, बचेगा क्या 2p 2 कास थीटा यहाँ बचा और यहाँ पे साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अब आ जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब अंडर रूट 2p का जब 2 कास थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 कास स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो हमको पता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू है हम इसी में उठा के रखेंगे, सिंस इतना होता है तो 3 कास स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब p वहाँ लिख दिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1/r क्यूब, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही वैल्यू आ गई, तुम्हारा जनरल फार्मूला हो गया। यहाँ पे तो क्लियर सारा समझ में आ रहा होगा।